आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। और ये एक काफी लेंथी चैप्टर है जिसको हमने 2 से 3 दिन में खत्म करना है। अब थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, इन मोशन। तो आप कहेंगे कि हीट इन मोशन जो है इसको स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में। तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की तो ये होगी कि हीट इंटर टू द सिस्टम, ये मान ले कि एक सिस्टम है, या हीट लीव्स फ्रॉम द सिस्टम व्हेन सिस्टम अंडरगोज सम केमिकल आर फिजिकल चेंज। जब आपके पास सिस्टम केमिकल या फिजिकल चेंज में जाता है तो जो हीट रिलीज होती है या इंटर होती है सिस्टम के अंदर, वो स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक हो गया? तो ये डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स की। अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है विच इज अंडर स्टडी। विच इज अंडर स्टडी, वो पार्ट यूनिवर्स का जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसको सिस्टम कहते हैं। इसी तरह सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। यूनिवर्स की बात करें अगर हम, तो यूनिवर्स जो होता है ये सम होता है सराउंडिंग प्लस सिस्टम का। तो यूनिवर्स इन दोनों का सम होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बाउंड्री। बाउंड्री वो चीज होती है जो सिस्टम, ये सिस्टम है और ये बाहर वाली जो है ये सराउंडिंग है। तो ये बाउंड्री सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो बाउंड्री वो चीज होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। अब बाउंड्री जो होती है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बाज़ औक़ात रिएक्शंस की बाउंड्री नहीं होती, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ तक इस पोर्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो वो फर्जी होगी, इमेजिनरी होगी। रियल का आपको पता है हार्ड, प्लास्टिक या सॉलिड की हो सकती है। अब इसके बाद बाउंड्री जो होती है वो रिजिड भी हो सकती है। बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, यानी कोई प्लास्टिक टाइप मटेरियल ले लें तो फ्लेक्सिबल होगा। बाउंड्री डायाथर्मिक भी हो सकती है और बाउंड्री एडियाबैटिक भी हो सकती है। डायाथर्मिक और एडियाबैटिक ये दोनों हो सकती हैं बाउंड्री। अब डायाथर्मिक क्या होती है? याद रखें, वो बाउंड्री जिसके अक्रॉस हीट फ्लो हो सकती है उसको आप डायाथर्मिक बाउंड्री कहते हो। ठीक हो गया? और एडियाबैटिक वो बाउंड्री होती है जिसमें नो हीट फ्लो कैन टेक प्लेस। तो इसमें चेंज इन हीट क्या होगी? जीरो। मिसाल के तौर पर सिस्टम की पहले हीट थी 25 जूल, अब ये तो Q1 मान लें, और कुछ वक्त के बाद सिस्टम की हीट Q2 होगी, वो भी 25 जूल होगी। मतलब ना हीट आई ना गई। तो Q2 माइनस Q1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो 25 - 25 विल बी इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स के हीट का जो चेंज है वो यहाँ पे जीरो होता है। एडियाबैटिक में कोई हीट फ्लो नहीं कर सकती। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की, ये जो आपके पास एडियाबैटिक बाउंड्री होती है इसको इंसुलेटिंग भी कहते हैं, और जो कंडक्टिंग होती है उसको डायथर्मिक भी कह देते हैं, या डायथर्मिक या कंडक्टिंग। अब टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अक्रॉस मास और जो हीट है वो दोनों क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं। मास, हीट या एनर्जी, मास एंड एनर्जी बोथ कैन टेक प्लेस, एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। अब याद रखें, आपके पास एक कंटेनर है,
अगर उसका ढक्कन ओपन हो और उसकी बाउंड्री डायाथर्मिक हो, तो बाउंड्री के जरिए तो आपकी जो हीट होगी या एनर्जी होगी वो एक्सचेंज होगी, और सिस्टम ओपन होने की वजह से मास एक्सचेंज होता है। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि वाटर को जब आप एक ओपन कंटेनर में हीट करते हो, या पिर्च जो होती है जिसमें आप चाय डाल के पीते हो, तो उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन हो रही होती है, तो हीट भी एक्सचेंज है, मास भी लॉस हो रहा होता है। तो ये ओपन सिस्टम की मिसाल है। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अक्रॉस, देखिए अब इसका ढक्कन तो बंद कर दिया है, तो इट मीन मास तो इससे नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इससे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके वो क्लोज सिस्टम होता है। ठीक हो गया। अब याद रखिए जो एनर्जी होती है ये दो तरह से एक्सचेंज हो सकती है। ये आगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, एक हीट के जरिए और दूसरा वर्क के जरिए। दोनों के जरिए आपके पास एनर्जी क्या है, एक्सचेंज हो सकती है। अगर हीट तो आपको पता है कि बाउंड्री जो होती है उससे पास कर सकती है अगर वो डायाथर्मिक बाउंड्री है। लेकिन वर्क का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। देखें एक गैस है, वो है कंप्रेस्ड स्टेट में, ये उसके ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, नीचे गैस फिल की हुई है, और ये बाउंड्री भी इंसुलेटिंग है। अब ये इंसुलेटिंग है, डायथर्मिक नहीं है, तो कोई हीट चेंज नहीं होगी। तो फिर क्या होगा कि गैस जो होगी ये एक्सपेंड करेगी, और इस एक्सपेंशन की वजह से ये V1 वॉल्यूम था गैस का, कुछ वॉल्यूम होगा वो चेंज होगा, V2 हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि ऊपर की तरफ गैस मूव कर गई है तो कुछ ना कुछ उसने वर्क भी किया, प्रेशर भी इन्वॉल्व है, तो पी डेल्टा वी यहाँ पे आपके पास वर्क होगा। और डेफिनेटली वर्क भी एनर्जी की ही एक टाइप होती है। तो एक तरीकेकार ये होता है जिससे आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, और इसकी एग्जांपल है कि हीटिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ सील्ड ट्यूब। थर्ड आपके पास आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती है या एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। एनर्जी इज अ बेटर वर्ड फॉर एवरी सिस्टम। तो ना तो इससे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती ना मास, दोनों ही इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकते। बहरहाल ये जो सिस्टम होते हैं ये परफेक्टली आइडियल तो नहीं होते, लेकिन नियरली आइडियल होने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको मिसाल दूं तो थर्मोस फ्लास्क जो होती है आपको पता है, उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलेटिंग लेयर लगी होती है। इंसुलेटर का काम होता है ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है इतनी अच्छे से, और ना ही वो आगे ट्रांसफर करता है। यानी दूसरे लफ्जों में क्या भी लें तो हीट अगर एब्जॉर्ब कर ली है तो वो ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हीट तो तभी ट्रांसफर होती जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो किसी सिस्टम के पास। तो टी ना थर्मोस फ्लास्क जो होती है ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाती प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की खसूसियात हैं जी। हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। नंबर वन, एक्सटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव। नंबर टू, इंटेंसिव सिस्टम, इंटेंसिव सिस्टम। देखें आपको याद रखने का तरीका बताऊं कि आई फॉर इंडिपेंडेंट, तो ऐसा सिस्टम जो मास की मिकदार पे डिपेंड नहीं करता, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा। लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है मास के ऊपर, ये डिपेंड करती मास के ऊपर, याद रखना है। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको दूं तो ये है मास, वॉल्यूम। आपको पता है ना एक मोल गैस का मिसाल के तौर पर वॉल्यूम कुछ और होता है, और 2 मोल गैस का वॉल्यूम डेफिनेटली डबल हो जाता है। इंथाल्पी, इंट्रोपी,
मोल्स, वेट, ये सारी जो चीजें हैं, हीट कैपेसिटी, ये सारी मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ मोल ही वेरी कर गए तो डेफिनेटली वो उसका जो है मास भी वेरी करेगा, कि आपके पास 1 मोल चीज है, उसने एब्जॉर्ब करनी है हीट 5 जूल की, अगर 2 मोल हो गए तो डेफिनेटली वो 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, तो ये जो है प्रॉपर्टीज, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलेरिटी। सर मोलेरिटी होती है स्पेसिफिक, यानी 1 मोल की बात कर रहे हैं आप। मोलेरिटी में मोल जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, तो मतलब वहां पे एक चीज फिक्स हो गई है, मास वेरी नहीं करता, तो इस वजह से वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। डेंसिटी, सर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेंसिटी कैसे नहीं डिपेंड करती। टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं, प्रेशर वगैरह, ये मास पे डिपेंडेंट नहीं करती। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक बात बता दूं कि कौन सी प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करेंगी। याद रखें, जिनके नीचे वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम वाली जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती मास के ऊपर। एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो एक्सटेंसिव ओवर, ये चलें, इसको बाद में बता देता हूँ आपको नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं ना। पहले हम एक चीज समझ लें। मैं बता रहा था कि एक तो जो जिनके साथ नीचे बटे में वॉल्यूम आ जाए, वो जो होती हैं एक्सटेंसिव होती हैं। नंबर 2, जिनके नाम के साथ मोलर आ जाए, ठीक है, स्पेसिफिक आ जाए, ये इनमें मास फिक्स हो जाता है। स्पेसिफिक में 1 ग्राम फिक्स है मास, और मोलर में 1 मोल, तो इसलिए मास चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करो वैसे जनरल हीट कैपेसिटी की, तो वो डिपेंड करती है। अब आपके पास टेम्परेचर की मिसाल दो, तो टेम्परेचर 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 100 डिग्री है। 200 ग्राम वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 100 डिग्री, तो ये भी डिपेंड नहीं करता इस। सर ये हाँ जी, क्या सवाल है आपका, पूछें। जी, बताएं। अच्छा, इसके बाद एक बात कर रहे थे हम डेंसिटी की, वो देखते हैं कि डेंसिटी कैसे डिपेंड नहीं करती। अगर आपने डेंसिटी को समझ लिया तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपको ये लगता होगा कि डेंसिटी के फार्मूले में मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मास के। अब याद रखें, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये पर यूनिट का वॉल्यूम होता है, इसको बोलते पर यूनिट। मतलब कहने का, 1 यूनिट में कितना मास है, मैक्सिमम कितना मास आ सकता है 1 यूनिट में, उसको आप डेंसिटी कहते हो। कि 1 यूनिट के अंदर कितना मास मैक्सिमम आ सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, डेंसिटी। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यूनिट्स को देखें तो कितने टोटल यूनिट्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इनको काउंट करो जरा, कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स बन गए, और मैं कहता हूं कि मेरे पास है 9 मॉलिक्यूल्स, मेरे पास है 9 मॉलिक्यूल्स। तो हर एक यूनिट में एक एक मॉलिक्यूल आ गया है, हर एक यूनिट में एक एक मॉलिक्यूल आ गया है। देखें, पर यूनिट मास तो सेम है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास है 18 मॉलिक्यूल, तो सब में
दो दो मॉलिक्यूल आ गए हैं। अब जरा चेक करो कि पर यूनिट में वॉल्यूम में जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेम है, दो है या वन है, सब में वन वन है या तो सब में टू टू है। यानी एक यूनिट में जो मास है वो कांस्टेंट है। तो एक यूनिट में मास कांस्टेंट होने की वजह से डेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती मास के ऊपर। यही रीजन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के, एक यूनिट वॉल्यूम में मोल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस वजह से ये डिपेंड नहीं करती, मास के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कांस्टेंट मास आ जाता है सब में दो दो। अगर तो वेरी करता कि यहाँ चार है यहाँ पांच है, तो फिर डिपेंड करना था कि पर यूनिट जो है वो मास डिफरेंट है। इसके बाद हम बात करते स्टेट वेरिएबल्स की। स्टेट वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं आपके पास, पहले तो इसको समझते स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट क्या होती है, देखिए कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कंडीशन ऑफ सिस्टम कि एक सिस्टम की क्या कंडीशन है वही उसकी क्या होती है, स्टेट होती है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, उसका आपने जानना है प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, हीट कितनी है, इंथैल्पी कितनी है, ये सारी बातें हैं। ये सिस्टम था। इसकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि इसका टेम्परेचर इतना हो सकता है, वॉल्यूम इतना और प्रेशर इतना हो सकता है। लेकिन ये जानने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। क्या मतलब है सर, देखें आपके पास क्या होता है कि अगर मैं आपको कहूं कि फलां जगह पर एक बंदा खड़ा है और उसका कलर ये है, उसकी हाइट इतनी है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूं, दिखने में ऐसा है, सारी बातें बता दूं तो आप बंदा पहचान लेंगे। इसी तरह अगर आपसे कहूं कि हाइट को मेजर करने के लिए, मैंने आपको डेफिनेटली बताया कि 6 इंच उसकी हाइट है, तो कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं, लाइक ये इंच है, इंच मेजर करता है उसकी हाइट। और इसी तरह ये सिस्टम था आपका, ये बंदा था लेकिन उसकी हाइट आपको नहीं पता, लेकिन इंच वगैरह के जरिए आप मेजर आपने कर लिया। तो इसी तरह एक सिस्टम होता है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता, उसकी स्टेट्स आपको नहीं पता, तो आपने उसकी स्टेट्स मालूम करनी है, तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक हो गया। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम है, इंट्रोपी है, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा, ये हो सकते हैं। और एक बात बता दूं, कभी भी आप सिस्टम का एग्जैक्ट वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर नहीं मालूम कर पाते, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, आपको तो ये नहीं पता, तो आप कैसे मालूम कर लोगे। तो फिर आप क्या करते हो, इनका चेंज फाइंड करते हो, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर। आप क्या करते हो कि पहले सिस्टम था इस जगह पर, लाइक उसका प्रेशर P1 था, और आपने क्या किया कि उसको हीट किया और आपने देखा उसका प्रेशर P2 हो गया। अब आपको P1 P2 का नहीं आइडिया, आपने चेंज फाइंड करना होता है उसका। P2 माइनस P1, आपको जस्ट ये वैल्यू पता चल जाती कि ये चेंज हो गया उसमें। ठीक है जी। आप एग्जैक्ट जो प्रेशर है या एग्जैक्ट वॉल्यूम है या टेम्परेचर है उसको नहीं मालूम कर पाते। अब स्टेट वेरिएबल्स होते क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता भैया कि आपने कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया, इनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपने कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया। स्टेट वेरिएबल जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर। अब
पाथ फंक्शंस भी होते हैं हमारे पास कुछ। पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर, रास्ते के ऊपर। और ये दो हैं आपके पास, वर्क एंड हीट। आपके पास वर्क और हीट ये दो हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आप 1 किलोमीटर रन करोगे तो आपकी हीट लगती है 5 किलो जूल। आप 2 किलोमीटर रन करोगे तो 10 किलो जूल आपकी एनर्जी लगती है। या ये थोड़ी सी टिपिकल बन जाती है, इसको आसान कर लेते हैं कि आप जा रहे हैं एक सीधे रास्ते पे और सफर है 1 किलोमीटर ही, ठीक है, और जा रहे हैं स्लोली स्लोली, तो आपकी एनर्जी कम लगेगी। और 1 किलोमीटर है सफर और आप जा रहे हैं भाग कर, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। आपकी हीट क्या होगी, वो ज्यादा लगेगी, कंज्यूम होगी। तो इससे पता चलता है कि जो पाथ है वो मैटर करता है, और वे जो है आपका वो भी मैटर करता है, ठीक है। अब पाथ फंक्शन और स्टेट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूं। देखें, आपके पास ये एक सिस्टम है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री। आपको टास्क दिया गया है कि आपने इसका टेम्परेचर लेकर आना है 25 डिग्री, और आपसे कहा गया है कि आपकी चॉइस है कि आप कौन सा भी रास्ता अडॉप्ट कर लो। आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई सा भी रास्ता अडॉप्ट कर सकते हो। तो आप अगर देखें, यहां से लेकर यहां एक रास्ता आ गया सीधा, इसको हम मान लेते ए। और एक रास्ता आ गया है कि पहले आपने ये जिग जैग मैनर में गए और यहां पहुंच गए, इसको बी कह दो। और एक रास्ता और आ चुका है, वो पहले आपने क्या किया कि आप पहले हाई एनर्जी में चले गए, फिर आपको कूल डाउन होना पड़ा, ये रास्ता है सी। तो अगर आपको पता चले कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में कंज्यूम हुई है, ए में, बी में या सी में, जी एनीवन बताएं जरा किस में सबसे ज्यादा हीट लगी आपकी। जी, सर सी में। सी में लगी। जी, बिल्कुल सी में लगी है, क्योंकि सी में क्या होता है, सिस्टम पहले जाता है हाई टेम्परेचर पे, लाइक 50 पे चला गया, और बाद में वो एनर्जी लॉस करके कूल होता है और फिर आता है। तो अब देखें, ये पाथ चेंज करने से एनर्जी भी चेंज होती है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो बात कर रहे थे हम कि यहां से यहां आते हुए देखें, आपने पाथ अलग फॉलो किया तो आपका टेम्परेचर यानी हीट ज्यादा लग गई है। आप देखें सेकंड पाथ में ज्यादा हीट कंज्यूम हुई है, वर्क ज्यादा हुआ है। जबकि ए जो सीधा सीधा काम था, आप सीधे सीधे पहुंच गए हो, तो ए में सबसे कम हीट और वर्क लगा है। ठीक हो गया, ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं आपसे कि चेंज तीनों में कितने का आया है, कोई बता सकता है मुझे, चेंज इन टेम्परेचर कितने का है तीनों में। जी, व्हाट इज द चेंज। बिल्कुल 25 डिग्री का है, सही बता रहे हैं। 20 - 0, तो 25 डिग्री का चेंज है। तो यही होता है आपके पास स्टेट वेरिएबल, जो डिपेंड करता है इस इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। ठीक हो गया। तो ये इस बात आपको समझानी थी। अब बात करते प्रोसेस की। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन वेरिएबल टेक प्लेस, यानी उसमें वेरिएबल चेंज होता है। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह। आपके पास साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है
जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो आपको पता चल गया कि सर इनिशियल और फाइनल सेम है, इनिशियल फाइनल और इनिशियल सेम है, तो इनका डिफरेंस तो जीरो आ जाएगा। तो इट मींस कि जितने भी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं इनमें जीरो आएगा, उनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, उनका चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। जबकि जो पाथ फंक्शन है वो जीरो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये है आपके पास, अब ये ए बी सी डी, यहां से यहां, यहां आए, फिर ये वापिस ए पे आ गए आप। तो अब यहाँ पे एनर्जी और हीट तो लगे हैं क्योंकि आपने ट्रेवल किया है, ट्रेवलिंग की वजह से एनर्जी और हीट का जीरो नहीं होते। तो आप कह सकते हो कि इसमें स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, जबकि पाथ फंक्शन जो होते हैं वो जीरो नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो हमारे पास चार तरह के प्रोसेस हैं। नंबर वन है जी आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो जीरो होता है। यानी हीट बिफोर और आफ्टर जो होती है वो सेम होती है, यानी टेम्परेचर बिफोर और आफ्टर सेम है, फाइनल और इनिशियल का टेम्परेचर सेम है। और इसको ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हो कि ये सिस्टम है आपका, तो इसको थर्मोस्टेट के अंदर रख दो। ये थर्मोस्टेट होता है, एक आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसको आप मेंटेन कर सकते हो थर्मोस्टेट के जरिए। और इसकी एग्जांपल क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो होता है ये इसकी बेसिकली एग्जांपल होती है। अगर आप देखो तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कर्व इस तरह से बनता है, और ये आइसोथर्म होती है, एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है बेसिकली। ठीक है जी। अब गैसेस के केस में याद रखें, जो टेम्परेचर अगर जीरो है तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि गैस का इन्हिसार ही टेम्परेचर पे है, मूवमेंट पे है। तो अगर टेम्परेचर जीरो तो गैस की इंटरनल एनर्जी भी जीरो। इसके बाद सेकंड आ जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर, तो ऐसा सिस्टम जिसमें चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। इसका कर्व ऐसे आएगा। वॉल्यूम, अब देखिए जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ा लें लेकिन प्रेशर अपनी वैल्यू पर ही है, वो सेम ही है, एक ही लाइन है उसकी। तो 90% के जो रिएक्शन होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। इसके बाद आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो इसका कर्व ये आ जाएगा ऐसे। और लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन हीट जीरो आए, यानी हीट ना तो सिस्टम में इंटर होती ना लीव करती है। तो इसका कर्व ऐसे होता है। आपके लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट है कि आपने ढूंढ के आना है कि किसका कर्व ज्यादा होता है, आइसोथर्म का या एडियाबैटिक का, और इसके पीछे रीजन क्या होती है ये आपने तलाश करके आनी है। ये असाइनमेंट है आपकी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स के अंदर होता है, और इसमें क्या होता है कि आप एक स्टेप आगे मूव कर गए तो वापस भी आ सकते हो, स्टेप आगे मूव करने के बाद पीछे भी आ सकते हो, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है ये एक सिंगल स्टेप, लार्ज सिंगल स्टेप में होता है। आपकी बेटा आवाज क्लियर नहीं है, आप टाइप करें जो बात है आपने पूछनी है। जी एक, एक क्वेश्चन। ठीक है। दूसरी बात आपके पास आ जाता है कि इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम। इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और इसको आपके पास फाइनाइट टाइम चाहिए, यानी ये विद इन टाइम लिमिट ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर बात करें तो ये एक्सट्रीमली स्लो होता है। अगर इसकी बात करें तो ये मॉडरेट रेट के ऊपर
अक्कर होता है, ठीक है, मेजरेबल रेट होता है इसका, ठीक है जी। और इसमें बात करो तो ईच जो स्टेप होता है, यानी ये स्टेप नंबर 2 है और ये स्टेप नंबर 1 है, तो इसमें क्या होता है कि स्टेप जो नेक्स्ट वाला स्टेप होता है वो प्रीवियस स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, इसी तरह जो थर्ड स्टेप होगा वो सेकंड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इसमें जो होता है वो इक्विलिब्रियम अचीव होता है या तो इनिशियल स्टेट पे या वो फिर फाइनल स्टेट में आता है बस। लेकिन आखिर में दरमियान में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, यानी एक दफा रिएक्शन हो गया तो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। अब इसको समझे जरा। आपके पास है ये कंटेनर, इसमें आपने क्या किए हुए हैं, ये गैस है अंदर फिल की हुई, इसके ऊपर मास रखे हुए हैं और पिस्टन लगाया हुआ है ये, ठीक है। अब ये जो वेट रखे हुए ये इनका मास इग्नोरेबल है, यानी इतने कम मास के हैं कि आप इनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें से एक वेट को ऊपर उठाएं, एक वेट को लाइक इधर से मैं रिमूव करता तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखें ये गैस के अंदर भी प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर होता है वो, और गैस के जो बाहर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हो। अब पहले तो कंप्रेशन हुई थी गैस की, जब आपने वेट को हटा दिया तो आपके पास क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, और जो इंटरनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि गैस ऊपर की तरफ मूव कर गई है, डिक्रीज कर गया। लाइक हम मान लेते हैं कि पी एक्सटर्नल डिक्रीज कर गया है माइनस डीपी से। डीपी जो है ये बहुत स्मॉल चेंज को बताता है, यानी बहुत कम चेंज के साथ ये डिक्रीज कर गया, ठीक हो गया। जबकि पी इंटरनल जो है ये इंक्रीज कर गया है, और मान लेते हैं कि ये आपके पास एक पी डीपी के साथ इंक्रीज कर गया है, यानी डीपी के साथ बहुत स्मॉल चेंज के साथ इंक्रीज कर गया है। तो हम इनको अगर बराबर रखें, डीपी पी इंटरनल प्लस डीपी, आप देख सकते हैं कि ये वाला डीपी इस डीपी से कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर जो होगा वो बराबर आ जाएंगे। तो इसका कहने का मकसद ये है कि पहला स्टेप जो प्रीवियस स्टेप होता है वो फर्स्ट वन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दोबारा से आ जाता है जैसे ही आप उसको रिमूव करते हो। इसकी रीजन ये होती है कि बहुत छोटा वेट आप उठाते हो, और ये वेट ऐसे है कि इसका मास भी नहीं होता। लेकिन अगर आप एक सिस्टम हो ऐसा कि उसके ऊपर 5-6 वेट रखे हो, अगर आप वो सारे उठा लें तो रिएक्शन दोबारा से वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने इतने ज्यादा वेट्स को उसके ऊपर से उठा लिया है, ठीक हो गया। तो ये बात आपको समझानी थी। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये इमेजिनरी होता है, यानी ये फर्जी है, और इरिवर्सिबल जो होता है ये रियल होता है। रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होता है। देखिए आपने देखा होगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आप करते थे तो उसमें क्या करते थे, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करवाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीज आपको सोल्यूट जो है वो ऑब्टेन हो सके। तो इन द सेम वे आप आहिस्ता आहिस्ता से काम करते हो वो अच्छा होता है, ये बानिस्बत इसके के रैपिडली आप करवा रहे होते हो, सडन चेंज में इतना आपको यील्ड नहीं मिलती जितनी आपको स्लो काम में मिलती है। तो ये इसमें कंपैरेटिवली लेस वर्क होता है। तो ये डिफरेंस था, और इसके साथ ही पहला चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ये एंड होता है। और कल हमने थर्मोकेमिस्ट्री को देखना है। कोई सवाल है आप लोगों का तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी।